नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र कुमारी और आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी। दोस्तों, हरियाणा की पॉलिटिकल हिस्ट्री में अगर बनारसी दास गुप्ता जी का नाम ना आए तो वो पॉलिटिकल हिस्ट्री अधूरी है। अब चूंकि बनारसी दास गुप्ता जी हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन मुझे इत्तेफाक से एक ऐसे सज्जन मिले हैं जो उनकी पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री को न केवल उन्होंने देखा है बल्कि लिखा भी है। डॉक्टर निरंजन सिंह रोहिला जी हैं। उन्होंने बनारसी दास गुप्ता जी पे 3 किताबें लिखी हैं और ख़ास बात यह है कि इन्होंने जीवन का बहुत लंबा दौर उनके साथ ही बिताया है। तो आज निरंजन जी से उस दौर की बातें पूछेंगे और जानेंगे कि बनारसी दास गुप्ता जी की राजनीति कैसी थी, उनका व्यक्तित्व कैसा था। डॉक्टर साहब नमस्कार। आपका साथ भी नमस्कार। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपकी जो मुलाकात थी बनारसी दास गुप्ता जी से वो कैसे हुई। ऐसा है जी, हम एक ही गांव के हैं जी। बनारसी दास भी नेहरू से संबंध रखते थे और मैं भी नेहरू से। इससे पहले की बात यह है कि हमारे दोनों परिवारों के संबंध बहुत प्राचीन काल से हैं। अच्छा। गुप्ता जी के जो पिताजी थे और हमारे जो दादाजी थे उनके संबंध आना जाना तभी से है जी। दूसरी बात, उनके बड़े भाई राधा किशन जी, उनके साथ मेरे पिताजी की बड़ी अच्छी मित्रता रही है जी। चाहे उन्होंने चुनाव लड़े हों, चाहे गाँव की सियासत की हो, चाहे कोई दूसरी बातें की हो, मेरे पिताजी के ने उनका कंधे से कंधा लगाकर साथ दिया। अच्छा, मतलब व्यक्तिगत पारिवारिक सारे संबंध थे आपके उनके साथ। अब क्या हुआ, एक बार राधा किशन जी जो गुप्ता जी के बड़े भाई थे, सरपंच का चुनाव लड़ा जी, तो सामने राजपूत था क्योंकि हमारी बस्ती राजपूतों की है। सभी ने हमारा विरोध किया। अच्छा। हाँ, तो राधा किशन जी ने कहा कि अभी अपना फार्म उठा लेते हैं। मेरे पिताजी ने कहा कि भर दिया तो फार्म नहीं उठाएंगे। अच्छा। हाँ, हारी तो होगी, बड़े बड़े हारे। बड़ियों के कितने घर थे वहाँ पे? माने जब 20 करते जी, 20 घर थे और राजपूतों के ज़्यादा थे। तो सही राजपूतों की बस्ती। तो बड़ियों ने चुनाव में मतलब सरपंची का फार्म भर दिया। हाँ जी। तो मेरे पिताजी बोले भी हारेंगे ना, हार से आगे तो कुछ नहीं है, बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं जी, हम भी हार जाएंगे लेकिन फार्म नहीं उठाएंगे, ये हमारी तौहीन होगी। अच्छा। उन्होंने बोले जी ठीक है, नहीं उठाऊंगा। तो बणियों की एक सभा की, बणियों ने समर्थन तो कर दिया, परंतु उनके ही परिवार का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति वो नीचे से नीचे जड़ खोदने लगा। अच्छा। मेरे पिताजी ने जाके बता दिया, भाई लक्ष्मण दास गर्ग नाम था उनका। जो मैं इससे पहले बताऊं, बनारसी दास गुप्ता लक्ष्मण दास गर्ग के पैदा होने से पहले उनके लक्ष्मण दास की माँ और बनारसी दास गुप्ता की माँ बहन थी। अच्छा। सगी। और क्योंकि इनका लड़का नहीं था, लड़कियां थी, तो बनारसी दास गुप्ता को गोद दे दिया गया था उस परिवार को, लक्ष्मण दास की माँ को या बाप को कह लो। और कुछ समय पश्चात लक्ष्मण दास का जन्म हो गया। अच्छा। तो बनारसी, क्योंकि गरीबी तो सभी में थी उस वक्त, तो एक दिन बनारसी दास के पिताजी रामस्वरूप दास जी जा रहे थे गली से, देखा बनारसी दास के कपड़े भी नहीं थे, नंगे शरीर और धूल मिट्टी में भरा हुआ। वो घर जाके बोले, भाई क्या बात, नहाया नुया नहीं? बच्चे को कोई ज्ञान नहीं था, पैरों पर खाड़ चले हुए थे पसीने के। वो अपने बच्चे को साथ ले आए। अच्छा। और ला करके नहलवाया और कपड़े पहना दिए। बनारसी दास जिसके गोद था वो महिला उसको लेने के लिए आई, यानी उनकी मौसी। हाँ। तो रामस्वरूप दास जी ने कहा, मैं लड़का गोद नहीं दूंगा। अच्छा। क्यों क्या, तेरा लड़का हो गया। अरे मेरे लड़के की पोजीशन पता है क्या है? गली में पड़ा था धूल में, उठा के लाया। हाँ, मैं उठा के लाया हूँ। खबरदार मेरे घर आई तो मेरे घर मत आना। खैर जी, पंचायत हुई एक साधारण बनी होगी, लेकिन रामस्वरूप दास जी ने बिल्कुल स्पष्ट तौर से मना कर दिया कि मैं बिल्कुल गोद नहीं दूंगा इसको। तेरे बेटा हो गया, तेरा वंश चल गया, तू रह और मेरे घर मत आना, मेरे से बात मत कर। अच्छा। उसके बाद बनारसी दास जी अपने घर रहने लगे। उधर चुनाव की बात आई तो चुनाव में राधा किशन जी ने बहुत जोड़ तोड़ किया। बैकवर्ड क्लास के, हरिजनों के, राजपूत जो उनके आने जाने वाले थे उनके साथ संपर्क साधा जी। तो पोजीशन ये हुई कि वो चुनाव हार गए। मायूसी तो छानी थी जी, परंतु जो उनके समर्थक थे, चाहे वो राजपूत था, चाहे वो बैकवर्ड था, चाहे वो हरिजन था, सभी ने इकट्ठा होकर कहा, गुप्ता जी 5 साल में फिर आएगा चुनाव। अच्छा। हम आपको एक बार सरपंच जरूर बनाएंगे। अच्छा। ये हमारा वादा है।
ठाकरों के गांव में वैसे बढ़िया सरपंच होना भी अपने आप में। हाँ, फिर चुनाव हुए और वही आदमी फिर सामने राजपूत आया और वो आ रहा राधा किशन जी सरपंच बने, जो बनारसी दास जी के भाई थे। बड़े भाई। उधर बनारसी दास जी की पोजीशन बताऊं तो लगभग 5 साल के रहे होंगे। तो बनारसी दास जी के पिता जो थे वो सुबह 4 बजे उठ करके, एक हमारे मंदिर है मांदल जोड़ बोलते हैं उस जगह को, आज भी वो विद्यमान है, वहाँ दीपक जलाते थे। एक मंडी है बनारसी दास जी के पिताजी। तो धीरे धीरे वो सब रोज देखते थे पिताजी कहाँ जाते हैं, वो भी जाने लगे, वो भी उस जोड़ तालाब में नहाने लगे। देखते देखते आदत पड़ गई और रोज जाने लगे। एक दिन क्या हुआ, रामस्वरूप दास जी वहाँ नहीं गए नहाने के लिए और बनारसी दास जी चले गए, क्योंकि बच्चे थे, उनको तो ज्ञान नहीं था। और तालाब में जो ही कूदे, उनको तैरना नहीं आता था, तो डूबने उतरने लगे। हमारे ही गांव के एक ठाकुर भोर सिंह, अच्छा, वो भी वहीं जाते थे नहाने के लिए। उन्होंने देखा कोई डूब रहा है, उसने तालाब में छलांग लगाई और देखा था ये तो बनारसी दास है। अच्छा, उसको औंधा किया, पानी पेट में भर गया था, वो निकाला, फिर ये रोने लगे, बच्चे थे, उसको कंधे लगा करके और वो घर ले आए। रामस्वरूप, ये तेरा बेटा आज डूब जाता। अच्छा, हाँ, क्या हुआ? बोला ये जोड़ में डूब रहा था, मैं इसको निकाल के लाया हूँ। तो रामस्वरूप दास जी ने उसको धमकाया। ये बचपन में छोटी छोटी धोतियाँ आती थी, हाँ, वो धोती बांधे हुए थे, वो पैरों में लिपट गई, वो पैर नहीं चला। हाँ, मैं तैर नहीं सका जी। तो बोला या तो धोती छोड़ दे खद्दी की, या जोड़ पे नहाना छोड़ दे। कहा कि मैं धोती नहीं छोड़ूंगा, मैं जोड़ पे नहाना छोड़ दूंगा। अच्छा, तो जी वही हुआ, जाते लेकिन जोड़ पे नहीं नहाते, कुएं पे नहाना शुरू कर दिया। अच्छा, और हर रोज एक जो मस्जिद, वो जो समाज थी, उस पर धोख लगा के आते। रामस्वरूप दास जी ने कहा भाई अब तू बड़ा हो गया तो पढ़ाई शुरू कर। अच्छा, तो गांव में प्री प्राइमरी स्कूल होते थे पहले, 1 से 3 क्लास के, और फिर 4 से 5 क्लास के। मानेरू में भी एक स्कूल था 3 क्लास का, और जो मानेरू के गांव के परिसर में लगता था, अच्छा, वहाँ बनारसी दास जी को भेज दिया। तो एक पंडित होते थे, उनका नाम था शायद चंदूलाल था जी। वो उस परिसर में उनके साथ बैठने लगे। तो पंडित जी क्या करते थे, बोरी, फर्श नहीं होते थे, हाँ जी, बोरी होती थी, बोरी बिछा देते, एक तरफ जनरल उम्मीदवार के बच्चे, एक तरफ हरिजन। अच्छा, तो हरिजनों के बच्चे थोड़े थे, गांव के बाकी बच्चे ज़्यादा थे। तो बनारसी दास हरिजन बच्चों के साथ बैठते। क्यों? समानता लाने के लिए भी, इनमें क्या कमी है। मतलब उस समय उनके विचार ये थे, दिमाग में थे। हाँ, तो जो पंडित जी ने कहा भाई बनारसी तू यहाँ बैठा कर, तो भाई बढ़िया का लड़का है। हाँ, अरे ये मटका है, इसमें पानी पिया कर। मतलब मैं तो, एक शुद्धन सिंह होते थे हरिजन, वो भी पढ़ते थे, वो बनारसी के मित्र भी थे, वो उसके साथ रहते। तो ये कुछ समय बाद चली, फिर गांव की एक पंचायत होगी, भाई हरिजनों को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है, पर इसमें हरिजन बच्चे नहीं आएंगे। अच्छा, तो जी पंडित जी भी उनका ही समर्थक थे। ये कौन से दौर की बात है, कौन साल ये होंगे? ये है आज़ादी से पहले की बात है। तो जी स्कूल में साधारण बच्चे जाने लगे, एक मटका रख दिया। एक हमारे गांव के ठाकुर राम सिंह हवलदार होते थे, मिलिट्री से रिटायर, उसकी आंख में एक गोली लग गई थी मिलिट्री के टाइम में, तो वो आगे थे। अच्छा, वो बड़े सूझबूझ वाले व्यक्ति थे जी उस समय में। उन्होंने बनारसी दास को बुलाया, क्या बात है बेटा? कहा भी ऐसे ऐसे मैं पढ़ने जाता था, वहाँ हरिजनों के बच्चे अलग बैठाते हैं, होरों के अलग बैठाते हैं, और मेरा मित्र है सुदन, मैं उसके पास बैठता था, उनको टाल कर दी तो मैं भी नहीं जाता। बोला बेटा पढ़ना बहुत जरूरी है। उन्हीं का एक लड़का, पहले उसका नाम मकतूल था, फिर वीरेंद्र सिंह हो गया। अच्छा, वो भी बनारसी दास के आण का था, वो दोनों पढ़ते, भाई ये इसके साथ पढ़ा कर जी। समय चलता रहा, बनारसी दास भी कुछ बड़े हुए, कर्नल जो वीरेंद्र सिंह थे वो भी बड़े हुए, तो हवलदार राम सिंह उनको गाइड करते थे। अच्छा, तो उन्होंने उनको समझाया देखो एक दिन ऐसा आएगा, ये भी हमारे जैसे ही है, हरिजनों में भी वही खून है,
और बच्चा जब पैदा होता है तो माँ के गर्भ से ये नहीं कहते भी ये हरिजन पैदा हुआ है, ये राजपूत पैदा हुआ है। अच्छा। सिर्फ यही कहते हैं कि लड़का या लड़की पैदा हुआ है। जाति तो हम लोग ने बनाई हमारे स्वार्थ के, मतलब समाजवादी विचार उनके बचपन से। हाँ, जाति तो हमने अपने लाभ के लिए बनाई है, अपने स्वार्थ के लिए बनाई है जी। बनारसी दास तुम डरो मत, आगे बढ़ो। तो बड़ा संबल मिला उनको हवलदार राम सिंह से जी। कुछ बड़े हुए तो उसके पिताजी ने कहा तू धारडू जाया कर भाई पढ़ने के हमारा पड़ोसी गांव एक धारडू पंडित स्कूल तो होगा नहीं वहाँ पे। तो ना एक पंडित जी थे, वो मुंडी सिखाते थे। मुंडी भाषा होती है बणियों की, अच्छा। बही में जो लिखी जाती है उस पर ऊपर मात्रा नहीं होती। हाँ वो मैंने भी देखे हैं। हाँ। सीधे सीधे शब्द। हाँ उसको मुंडी बोलते हैं। अच्छा। तो जी क्योंकि बनारसी दास तो बच्चा था, वो धारडू जाने लगा मुंडी सीखने। मुंडी सीखने के लिए 2 या 3 मास गए होंगे। उनका वो बात समझ में नहीं आई। उन्होंने अपने बापू से आके कह दिया बापू मैं धारडू नहीं जाऊँगा। अच्छा। क्यों? मुझे ये बणियों वाली भाषा नहीं सीखनी, तो मैं तो इस स्कूल में पढ़ूँगा। ठीक है, स्कूल में नाम लिखा दिया जी। जी। तो फिर इसने हरिजन बच्चों की टोली तैयार कर ली। वो फिर आने लगे तो पंडित जी ने फिर वही 2 लाइन बना दी। तो हवलदार राम सिंह ने उनको बताया कि तुम गली गली घूमो और नारा लगाओ और तुम्हारी एक समिति बना लो। अच्छा। बाल क्रांति शुरू हो गई गाँव। हाँ, बाल हितकारिणी सभा बनाई थी। अच्छा। बनारसी दास गुप्ता ने राम सिंह हवलदार के निर्देशन में। और गांव के गली गली में उन्होंने एक दिन आंदोलन किया, फेरी लगाई। अच्छा। भाई सबको पढ़ने का अधिकार है। गांधी जी के प्रभाव वाला दौर था। और सब हाँ जब भी गांधी जी का दौर चल रहा था तो जी गांव में इसकी बड़ी भर्त्सना भी हुई और बढ़ाई भी हुई, दोनों बातें हुई। फिर राम स्वरूप दास जो उनके पिताजी थे उन्होंने कहा भाई पढ़ना है तो पढ़ ले, नहीं पढ़ना है तो अपने घर काम कर। उन्होंने कहा पढ़ूंगा लेकिन इनके साथ पढ़ूंगा। अच्छा, दलितों के साथ। हाँ। तो जिस समय पाकर 3 क्लास तक पढ़ाई हो गई। शुद्ध ने भी 3 क्लास पास कर ली और बच्चे थे काफ़ी, 20-30 बच्चे पढ़ते थे सारे गांव के। खैर जिस समय पाकर के 5वीं तक का स्कूल हो गया। 2-3 किलोमीटर चल करके गांव की तलाना है एक, वहाँ 8 का स्कूल होता था, 5 का। 5वीं क्लास पास करने के लिए बनारसी दास गुप्ता को कितलाना प्राइमरी स्कूल में एडमिशन करा दिया उसके बाप ने। जी। तो वो पैदल जाते थे क्योंकि साधन ही नहीं थे। और वहाँ से 5वीं पास करने के बाद बनारसी दास गुप्ता ने अपने बेटे को जोजू मिडिल स्कूल होता था, अच्छा, वहाँ एडमिशन करा दिया। वो भी काफ़ी दूर पड़ता है वहाँ से। और जोजू तो बहुत दूर है, पहाड़ के बीच में। वहाँ रहना पड़ा होगा उनको। हाँ, हॉस्टल था उसमें रहते थे, एक पंडित जी पढ़ाते थे वहाँ पे। अच्छा। तो जी वहाँ उनके एक मित्र थे गांव पैतावास खुर्द के सत्यव्रत जी। जी। सत्यव्रत जी जो थे वो जाट जाति से बिलोंग करते थे, परंतु विचार उनके विक्रांतिकारी थे। तो दोनों की खूब बनती थी जी। अच्छा। तो बनारसी दास गुप्ता सुबह मानेरू से एक पीपी में घी छोटी सी डोली में और एक गठरी आटे की लेकर सिर पर रखकर 45 चले जाते। अच्छा। 45 सत्यव्रत की माँ उनको रोटी खिलाती, लस्सी पिलाती और दोनों साथ जोजू चले जाते पढ़ने के लिए। और सप्ताहांत में दोनों वापस साथ आ जाते। इसी तरीके से एक दिन क्या हुआ, सुबह 4 बजे जल्दी निकल गए बनारसी दास जी गांव से और वहाँ गए जो ये क्या नाम पैंतावास। तो पैंतावास जाने के बाद पता चला कि आज सत्यव्रत तो नहीं जाएगा। अच्छा। तो अकेले ही वो जोजू के लिए निकल पड़े पैदल। तो पहाड़ क्रॉस करना था, कच्चा एक रास्ता था, पहाड़ काट के बनाया हुआ था। तो पहले कहानियां बड़ी होती थी भूत प्रेतों की, बहुत होते हैं। तो वहाँ सू 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 की हवा गुजरती है तो आवाज भी आती है पहाड़ के। नहीं, आगे क्या था, महिलाएं थी वैसे तो, लेकिन बनारसी दास को लगा कि आज जो भूत है ना, वो कहते हैं लोग भूत होता है, वो आज है, आज तुझे खाएगा। तो बोला जी वो उन जमाने में 22 और 45 की बीड़ी होती थी, 545 नंबर और 22 नंबर। तो बनारसी दास गुप्ता 8वीं में होने के बाद बीड़ी पीने लगे थे 22 नंबर की। अच्छा। तो माचिस बीड़ी जेब में थी ना, तो उसने भय के लिए लोगों ने कह रखा था भी अग्नि के पास भूत नहीं आता, बीड़ी चास ले तो भूत। बीड़ी, हाँ, तो उन्होंने बीड़ी चास ली जी।
और बह के हमारे कदम जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगे। आगे बढ़ने लगे तो वो सूसों की ध्वनि और तेज हो गई जी। बह के हमारे पैर आगे नहीं जा रहे थे, लेकिन मन बढ़ता जा रहा था जी। बहुत नज़दीक जाके देखा तो महिलाएं जा रही हैं और उनके छड़े पहाड़ी के दोनों तरफ घिस रहे हैं और उनकी सूसू की ध्वनि आ रही। उनके पास जाके पूछा तुम कौन हो? उन्हें बताया भी हम तो जोजो की दानकी हैं, दानक जाति से संबंध रखते हैं। तो इतने जल्दी तुमने ये छड़ी क्यों काट ली? बोले दिन में हमें कोई काटने नहीं देता। अच्छा, सुबह सुबह काट? सुबह सुबह हम काट ली। बोले मैं तो डर गया था। क्यों? मैंने तो भूत नहीं सोचा था हमको तो हमारे को। खैर जी ऐसे तैसे करके वो हॉस्टल में पहुंच गए और जाके अपने अध्यापक को ये बात बताई, भाई आज मैंने भूत देखे। अध्यापक ने बड़ी प्रशंसा की। फिर सत्यव्रत जी आ गए पैतावास से कुछ दिन के बाद। दोनों मित्रों ने वहाँ से 8वीं पास की थी। फिर इनके पिताजी ने कहा कि भाई बोल, मैं आगे पढ़ूंगा। आगे पढ़ने के लिए फिर दादरी में वैसे स्कूल होता था एक प्राइवेट, दोनों ने वहाँ एडमिशन लिया जी। वहाँ से 10वीं पास की दोनों ने। फिर आगे पढ़ने के लिए इनको लाहौर भेजा गया। सत्यव्रत जी तो लाहौर चले गए और ये पिलानी चले गए बनारसी दास गुप्ता जी। तो उन दोनों पैसे तो होते ही नहीं थे ना जी। वहाँ एडमिशन फीस के लगते थे 50 रुपये। तो बनारसी दास गुप्ता के पिताजी ने उसको 100 रुपये और किराया अलग से दे के भेज दिया। अच्छा। वहाँ गए तो मुनीम ने, उन दिनों क्लर्क नहीं मुनीम बोलते थे, मुनीम ने को जा करके वो 100 का नोट दिया एडमिशन के लिए। तो मुनीम ने लेने से इनकार कर दिया क्योंकि वो 100 के नोट की कन्नी फटी हुई थी। अच्छा। और पुराना नोट था। अब सोचा भी अब क्या होगा। वो मायूस होके वापस आ गए। हॉस्टल में किसी ने घुसने नहीं दिया तो सड़क पे बैठ गए। सड़क पे बैठ गए तो बिरला जी आए जीप में। उन दिनों कार नहीं होती थी। बिरला पिलानी वाले जो पिलानी वाले। देखा को लड़का ऐसे बैठा है भाई थैला लिए। हाँ क्या बात है कैसे? बोला जी मैं तो दाखिले के लिए आया था और मेरा नोट नहीं लिया मुनीम जी ने। क्या हुआ? वो बोले नकली है, दिखाओ। वो नोट दिखाया तो वो कुछ फटा हुआ था। ठीक है शाम को तुम वहाँ आ जाना मेरे बंगले पे। वो शाम को गए तो घनश्याम वो जो बिरला जी थे उन्होंने कहा कि भाई इसका नोट बदल दो। मुनीम जी ने नोट बदल दिया। फिर ये भी आदेश दिया कि इसको एडमिशन दे दो। अच्छा। इस तरह से उनका एडमिशन हो गया 11वीं क्लास में। उधर से आज़ादी का आंदोलन जो था वो तीव्र होने लगा, तेज होने लगा। तो बनारसी दास की धर्मपत्नी श्रीमती द्रौपदी गुप्ता पढ़ाई के चक्कर में कस्तूरबा गांधी स्कूल लाहौर अच्छा में पढ़ने के लिए और कताई वगैरह के लिए भेज दी। वो कहाँ की थी? तिगड़ाना गांव। तिगड़ाना की। अच्छा। और इधर 47 में मारकाट शुरू होगी। तो बनारसी दास को बड़ी चिंता हुई। बनारसी दास शादी हो चुकी थी उनकी? शादी हो चुकी थी। वो स्कूल भेज रखी थी? वो कस्तूरबा गांधी स्कूल लाहौर में कताई बुनाई और शिक्षा के लिए भेजी हुई। हाँ और खाना वहाँ पर हॉस्टल की तरफ से होता था जी। अब गाड़ियाँ भर भर के इधर उधर लाशों की आने लगी तो बनारसी दास को बड़ी चिंता हुई। उसके पिताजी, क्योंकि साधन नहीं थे, केवल रेल चलती थी। माने रेल भी चलती थी। हाँ तो उसके पिताजी सुबह आए, भाई बनारसी बहू कहाँ है? भाई बहू तो लाहौर है। मुझे नहीं चाहिए, मुझे बहू चाहिए, नहीं तो मुझे मुंह मत दिखाना। अगले दिन बनारसी दास गुप्ता सुबह वाली गाड़ी में चढ़ के और चल पड़े मारकाट में। हाँ बठिंडा चली गई जी। बठिंडा पहुंचने के बाद इन्होंने सोचा कि भाई लाहौर कैसे जाया जाए। तो कोई ट्रक जा रहा था लाहौर। अच्छा। हाँ उस ट्रक में पीछे लटक लिए बगैर बताए। अंदर गए तो क्लीनर था उसमें। उन्होंने कहा कौन हो, कहाँ जाना है? लाहौर जाना है। मुझे तो लाहौर जाना है, मेरी पत्नी ऐसे ऐसे फंसी हुई। जाति क्या है? जाति तो बढ़िया हूँ, किसी को बताना मत। अच्छा। हम तेरे को लाहौर छोड़ देंगे। इस तरह से वो लाहौर पहुंचे। लाहौर जाकर के देखा तो आग लगी हुई थी चारों तरफ। गलियों में हिंदुओं को मारा जा रहा था बुरी तरह से। और ये वहाँ फंस गए जाकर मरने पहुंचे। हाँ तो शाम होने के इन्होंने इंतजार की। अच्छा। बाहर बैठे रहे और जब अंधेरा होने लगा तो गलियों में इधर से उधर से घूम फिर के बच बचा के ये उस
हॉस्टल में पहुंच गए जहाँ द्रौपदी गुप्ता थी। अच्छा। उसको लेकर के रात को ही निकल पड़े, भाई सुबह हो गई तो हमें मार देंगे लोग। और जैसे तैसे करके वो लाहौर स्टेशन पे पहुंच गए, और लाहौर स्टेशन के भी अपोजिट में जो जंगल पड़ा था उसे एक पेड़ के नीचे दोनों बैठ गए छिप के, भाई यहाँ कोई देखेगा नहीं। अच्छा। और गाड़ी पहले कोयले की होती थी, छोटी लाइन होती थी, जो ही गाड़ी आई वो बारी बारी से गाड़ी में चल गए, और सीट के नीचे ऊपर तो मार देते, एक तरफ बनारसी दास गुप्ता, एक तरफ द्रौपदी गुप्ता, और गाड़ी चल पड़ी। और जो ही गाड़ी बठिंडा पहुंची दोनों सीट पे बैठ गए। गजब है, ये तो गदर फिल्म से भी गदर करेंगे। फिर जी ये भिवानी पहुंचे और अपने बाप को बताया, मैं द्रौपदी को ले आया। अच्छा। फिर जी क्योंकि इनके क्रम क्षेत्र पहले दादरी होता था, तो दादरी में जोजू, बाडड़ा और आसपास के सभी गांव। आज़ादी के दीवाने एक इनके मित्र होते थे, मेहताब सिंह जाति से दानक थे वो। अच्छा। और एक चौधरी बाडड़ा के थे, और एक चिनारिया बस सर्विस के मालिक होते थे। इन सभी ने मिलकर के एक टोली बनाई जी। और ये आज़ादी के दीवाने गांव-गांव जा कर के ढोलकी पर बाजा बजा करके गीत गाने लगे। और बाडड़ा में एक सभा के लिए गए तो बाडड़ा के नंबरदार ने कह दिया कि भाई देखो बनारसी, मैं तारे रामजस तो होने नहीं दूंगा। ये जो आज़ादी के गीत गाते थे उसको रामजस बोलते थे। हरजस तो मैं होने नहीं दूंगा, बाकी रोटी खाओ, खिचड़ी खाओ, खाट ले लो, सो, दूध ले लो, हरजस नहीं होने दूंगा मैं। बनारसी दास ने जवाब दिया, भाई नंबरदार, हम तो हरजस तो जरूर करेंगे, तेरी रोटी खाट रख। तो ये जिसके नाम से गुरुकुल बना हुआ है, उनका नाम है, बड़े अच्छे मित्र थे बनारसी दास के। अच्छा। पचगावा में, हाँ, जिसके विजय पंचगावा, जिसके विजय पचगावा का ही है, लेकिन इसके परिवार में थे वो। अच्छा। उनके नाम से गुरुकुल बना हुआ, उनकी जमीन में सारे में गुरुकुल है। वो भी इनकी टोली में होते थे। अच्छा। तो जी ये गीत गाने लगे, बोले क्या बात है भाई, यहाँ एक थानेदार ऐसा आया हुआ है, बाडड़ा चौकी होती थी, बाडड़ा ऐसा आया हुआ है थानेदार, नंबरदारों को पीटता है, और कोई आज़ादी के गीत गाता है तो उसको भी पीटता है, खाने योग्य नहीं छोड़ता, खड़ा होने योग्य नहीं छोड़ता, इसलिए भाई हमें डर लगता है। तो ये गीत गाने लगे तो लोग इकट्ठे हो गए, औरतें भी इकट्ठी हो गई। और वो जो थानेदार था वो सफ़ेद चद्दर ओढ़ के मुद्दे पे बैठा हुआ था सभा में। बनारसी दास को बताया गया कि ये है वो थानेदार जो चद्दर ओढ़े मुद्दे पर बैठा है। तो उसने कहा एक बार माइक नहीं होते थे वैसे ही वैसे आवाज़ से, भाई मुझे बोलने दो। बोला देखो भाई लोगों, सभा का एक नियम होता है, वक्ता हमेशा बोलता है, श्रोता सुनता है, और सभी नीचे बैठते हैं। ये बदतमीज मुझे तो नज़र नहीं आता, कौन है, गांव का तो लगता नहीं है, कौन है ये बदतमीज, इसको कहो ये नीचे बैठे, नहीं इसको गिरा दो मुड्डे से। मतलब बाउन बुद्धि तो थे ही वो। हाँ, और डेयरिंग भी थे। तो बनारसी दास गुप्ता की आवाज़ सुन करके थानेदार जी घबरा गए और उठ करके चले गए। अच्छा। और सुबह 4 बजे तक इन्होंने वो आज़ादी के गीत गाए, जिसको हरजस बोलते थे। उसके पश्चात जी सुबह ये जब टिब्बे होते थे, पानी होता नहीं था, तालाब उस इलाके में होते नहीं थे, घास भी नहीं होती थी, तो बाल्टी में पानी लेकर के ये सुबह जंगल सोच के लिए जाते। जो ये एक टिब्बे पर चढ़े, बाल्टी रख दी और ये इधर उधर अपने सोच के लिए बिखर गए। सभी साथियों ने सोच के पश्चात वो बाल्टी उठाई तो थानेदार साहब बाल्टी दूर बैठा। हाँ बनारसी दास तुम कै दिन करोगे ये हरजिस? बनारसी दास ने कहा भाई जब तक करेंगे जब तक तेरी लाश नहीं हो जाएगी। अच्छा। बोला भाई मेरे बालक पालने हैं, मैं तो नौकर हूँ, मेरा क्यों विरोध करो, सरकार का करो। बोला हम सरकार का ही तो कर रहे हैं, तू क्यों आया? तो बोले यहाँ मेरी नौकरी है, मेरे बच्चे रुल जाएंगे, देखो हम 3 दिन रहेंगे, 3 दिन तो दिखना मत। तो जी इस प्रकार से वहाँ अर्जस किए, और ये जो चंद्रावती झांकी उनके घर भी किए, मतलब गांव-गांव में ये। अच्छा, तो जेल भी हुई इनको? हाँ, फिर
जींदिया महाराज पर शिकायत चली गई। अच्छा। तो जींदिया ने इनकी 6 महीने की, राजेंद्र जैन की भी जो दादरी वाले थे, और वो चिनारिया जी, उनका मैं नाम भूल गया, उनकी भी जी 6 महीने की जेल हो गई जी। 6 महीने की जेल हो गई। तो जी अब वो पत्नी तो यहीं थी, वो जेल में जींद पहले यहाँ भिवानी ये रखे। रियासत का हिस्सा थी ये। हाँ, जींद ही रियासत होती थी जी दूर तक। पहले तो दादरी रखी किले में, और उसके बाद उनको जींद भेज दिया, और जींद से भी संगरूर भेज दिया। अच्छा। और संगरूर में जो जेलर होते थे वो होते थे एक मुसलमान, बड़े हट्टे कट्टे और बड़े क्रोधी। सुबह कैदियों को पानी खींचने के लिए चिड़स से पानी खींचते थे, कैदियों को नापते थे, कैदी खींचो चिड़स। अच्छा। तो बनारसीदास गुप्ता ने कहा भी मैं तो चिड़स नहीं खींचूंगा, ये तो पशुओं का काम है, मेरा थोड़ा ही है। जो सिपाही साथ गए थे उन्होंने कहा या तो चिड़स खींच लो, नहीं तो चमड़ी उधेड़ देगा। ऐसा है जेलर, मतलब कैसा भी हो, मैं चिड़स नहीं खींचूंगा। वापस गए तो जेलर को शिकायत कर दी गई कि भाई ऐसे ऐसे बनारसीदास जेलर वो कैदी है, उसने चिड़स खींचने से मना कर दिया, और उसके साथ साथ फलाने फलाने आदमियों ने भी कर दिया। 2 आदमी और थे। विद्रोह हो गया एक किस्म से ये तो। जेलर ने शाम को बुलाया, तुमने चिड़स खींचने से मना कर दिया। बनारसीदास ने कहा मना ही नहीं कर दिया, आगे से भी नहीं खींचेंगे, ये पशुओं का काम, हमारा नहीं है। उसने कहा कि इसको 12 कौड़ी लगाओ। तो एक जेलर से ऊपर एक और कोई उनका रख रखाव वाला होता था, अधिकारी। हाँ, अधिकारी। उसने आकर के बनारसीदास से कहा कि तुम कहाँ के हो? बोला जी मैं तो दादरी का हूँ। दादरी नहीं, गाँव बताओ। उसने पहले दादरी किले में नौकरी की हुई थी। अच्छा। बोला जी मेरा गाँव है माणंडू। तुम रामस्वरूप के बेटे हो? बोला हाँ जी। बोला तुम्हारी शक्ल मिलती है। बोला जी वही। बोला तो ये क्या कर दिया? 12 कौड़ी में तो तेरी जान चली जाएगी। बोला जी जान चली जाएगी तो चली जाएगी, मैं चिड़स नहीं खींचूं। बोला देखो मैं तुम्हारा ताऊ, अच्छा। रामस्वरूप दास मेरा मित्र है, मैं तुम्हें कोड़े नहीं लगने दूंगा, लेकिन तुम्हें एक बार लेटना पड़ेगा। तरनाली का तो ये और मैं डॉक्टर को बुलाऊंगा। कांद का मारा ले। हाँ, मैं डॉक्टर को बुलाऊंगा, डॉक्टर मेरा होगा, वो लिख के दे देगा और मैं तुझे नहीं पिटने दूंगा। वही हुआ, ये लेट गए, मेरे से उठा नहीं जाता। डॉक्टर बुलाया गया, डॉक्टर ने लिख के दे दिया ये काबिल नहीं है चिड़स खींचने के, और इसको अगर 12 कौड़े लगे तो इसकी जान चली जाएगी। तो 12 कौड़े की जेल बच गए और चिड़स खींचने से भी बच गए। फिर उसके बाद इन्होंने जेलर से आग्रह किया कि हम प्रिजनर हैं पॉलिटिकल, हमें पढ़ने के लिए पत्रिकाएं और अखबार थी, तो इनको एक अखबार देने लगे। अच्छा। धीरे धीरे इनका जेल का समय समाप्त हो गया। अच्छा। और ये वापस आ गए तो क्योंकि दादरी इनका क्षेत्र था, ये अपने फिर साथियों के साथ वही काम करने लगे। वो जो सत्यव्रत जी थे पैंताबास वाले, वो वकालत करके आगे लाहौर से। अच्छा। उन्होंने भी इनका काफ़ी समर्थन किया। रामकृष्ण गुप्ता जी होते थे, वो भी क्रांतिकारी, बाद में सांसद बने, वो भी लीडर होते थे। अच्छा। और उनमें बड़ी क्वालिटी थी, वो पढ़े लिखे थे। बनारसीदास गुप्ता तो केवल 10 क्लास पास थे। उसके बाद प्रभाकर वगैरह में इन्होंने प्रयास किया, टीचर भी रहे। उनके नाम पे तो कॉलेज भी खुले हैं ना रामकृष्ण गुप्ता। हाँ, उनके जी काफ़ी नाम है दादरी। उन्होंने सहयोग सक्रिय नहीं किया। फिर समय रहते रहते लोगों में जागरूकता आई तो दादरी जो किला है पुराना, उसमें सभी अधिकारी रहते थे। अच्छा। और उन अधिकारियों का घेराव करने की योजना बनाई। मेहताब सिंह होते थे बाडला के नंबरदार। अच्छा। चौधरी मेहताब सिंह ने कहा कि बनारसी अगर आप इनको रोक लेंगे ना तो ये आगे बोल नहीं सकेंगे और लोगों को बड़ी सुविधा हो जाएगी। तो सभी ने मिल करके, देश तो आज़ाद हो लिया था ना तो नहीं, आज़ादी से पहले की बातें हैं। तो जी ये 46 की बातें हैं सर। सभी ने मिल करके गांव फैसला कर लिया भी सभी आएंगे। और इन 5-7 लोगों ने, राजेंद्र जैन है, मेहताब सिंह है, चिनारिया जी थे, इन्होंने मिल करके किले का घेराव कर दिया जी। अच्छा। अंदर के अंदर, बाहर का बाहर। 2 दिन इंतज़ार किया, उसके बाद दूध नहीं, खाना नहीं, बच्चे भूखे।
तो सभी ने रिक्वेस्ट की कि भी इन बच्चों का क्या दोष है, इनको तो खाने को दो। चिनारिया जी कहने लगे भाई हम किसी को कुछ नहीं देंगे। बड़े नेता कांग्रेस के थे, उनके पास भेजा गया। उन्होंने कहा जी कि भाई रुको, बच्चों को दूध पानी दो, खाना दो, अफसरों को बंदी बनाए रखो, हम फैसला करेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस अध्यक्ष होते थे, अच्छा फैसला किया जी कि वे बच्चों को छोड़ दो, खाना दो, अफसरों को तंग मत करो। उधर घेराव के कारण चारों तरफ के गांव के औरतें, आदमी, बच्चे दूध, लस्सी, रोटी लेकर के किले के सामने बैठ गए जी। और बहुत बड़ा आंदोलन हो गया। गीत गाते हुए आते, आज़ादी के गीत गाने लगे। सरकार डर गई। सरकार ने आखिरी में ये कहा, बनारसी दास को मंत्री बनाया, मेहताब सिंह को राजा बनाया, और जो उनके साथ रहने वाले थे उनको कुछ पद दे करके अच्छा और किले का घेराव खत्म कर दिया। बनारसी दास गुप्ता ने अपना ठिकाना बदल के दादरी से भिवानी कर लिया। भिवानी आ गई। भिवानी आने के बाद इनकी स्थिति ये थी कि जब भी कुछ भी खाने के लिए तो था ही नहीं, न पैसे थे साथ में। ये झंडे के कुर्ता पहनते थे, मैं आपको बताऊं, और रबड़ की चप्पलें होती थी। अच्छा, ये स्थिति थी बनारसी दास गुप्ता की। और जैन चौक में रहते थे। तो इनके सुबह एक मित्र आए, बड़े मजाक किया थे। वो कहने लगे बनारसी बनारसी। तो उसके पड़ोसी आए, जी भाई कौन है तू, क्या बात है, किससे मिलना है? बोला भाई मन तो बनारसी से मिलना है। तो बनारसी दास को गुप्ता जी कहते थे सब। अच्छा, तो जिसके मकान में रहता तो गुप्ता जी के नाम से जानता था। बोला भाई यहाँ तो गुप्ता जी तो रहते हैं, बनारसी का मैंने पता नहीं। बोला गुप्त नहीं भाई, गुप्त नहीं, वो तो श्याम ही रहे। अच्छा, हाँ, ऐसे मजाक सजाक होते रहे। ऊपर से बनारसी दास ने देखा कि ये तो भाई दंड सरकार है। हाँ, उनको ले आए। फिर उसको भी समझाया कि भाई आज़ादी के लिए ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। रोटी का क्या जुगाड़ है? बोला रोटी का नहीं, आज़ादी का जुगाड़ बैठाना है। तो इस तरह से इनका एक पूरा टोला हो गया जी। ये लोग दिन में गांव-गांव जाते, आज़ादी के गीत गाते। आज़ादी मिल गई? मिली नहीं थी जी। आज़ादी मिलने के बाद तो फिर बातें बदल गई। तो फिर इन्होंने कारोबार क्या किया बनारसी दास? बस यही गांव-गांव घूमते, बस घूमते थे, गांव-गांव घूमते। तो इन्होंने कोई नौकरी वोकरी भी की? ना, वो आज़ादी के बाद। आज़ादी के बाद ये अध्यापक लगे TIT स्कूल में। TIT स्कूल? हाँ, आज़ादी तक इन्होंने कोई काम नहीं किया। TIT स्कूल में अध्यापक लगने के बाद फिर राजनीति में कैसे? राजनीति में बस ये राजनीति की उठापटक थी। तो पहला चुनाव कब लड़ा उन्होंने? 58 में। 1958? हाँ, हार गए थे। कहाँ से लड़ा था? दादरी से। दादरी से हार गए? हार गए। फिर 58 के बाद 62 में लड़ा, तब भी हार गए? स्वतंत्र रूप से समाजवादी पार्टी से हार गए। फिर मध्यावधि चुनाव हुआ एक, 65 में हुआ शायद। अच्छा, कि पता नहीं 66 में। उसमें भी ये सागरमल के सामने हार गए। सागरमल गुप्ता भिवानी वाले। 67 में फिर चुनाव हुआ जी। अच्छा, तो इनको कांग्रेस की टिकट, तब तक तो हरियाणा बन गया था 68 में, तो 66 में बन गया था हरियाणा। तो 68 में कांग्रेस की टिकट मिली इनको भिवानी से, और ये विजयी रहे। अच्छा, उधर तो शाम से बंसीलाल जी बन गए। दोनों की जोड़ी थी, जोड़ी का मित्रता थी घनिष्ठ। मतलब बंसीलाल जी साथ तब मित्रता थी इनकी? उससे भी पहले की, उसकी भी अलग कहानी है, मैं आपको बताऊंगा। देखो तो मेन किस्सा ये है कि चुनाव लड़ा इन्होंने और ये अध्यक्ष बने बंसीलाल की सरकार में। अध्यक्ष बनने के बाद काम बंसीलाल का नहीं चला, तो इसका रिजाइन करवा के इसको IPM बनाया, इरिगेशन एंड पावर मिनिस्टर। और इनकी बड़ी अच्छी तिगड़ी रही, बड़ी गांव-गांव सभा में ये यही कहते थे कि हम शरीर दो हैं, जान एक। पड़ोसी भी तो थे ये? पड़ोसी भी थे। गुप्ता जी ने ये कॉलोनी काटी थी। अच्छा, उस लड़के के नाम से विजय इनका लड़का था, जो एक प्लॉट बंसीलाल जी को दिया। अंगूरी लाल जी थे, किनके साथी, उनको दिया। एक हमारे गांव के ही होते थे, बनारसी दास के साथ कोठी। इनका बिगाड़ कैसे हुआ फिर? बिगाड़ तो इसलिए हुआ जी कि सुरेंद्र जी का बीच में काफ़ी हस्तक्षेप हो गया। अच्छा, सुरेंद्र जी के हस्तक्षेप के कारण फिर बनारसी दास जी और उनकी बिगड़ गई। हाँ जी। तो बनारसी दास जी मुख्यमंत्री 2 बार रहे? 2 बार। एक बार वो रहे, एक बार 77 से लेकर के इमरजेंसी लगी ना जी, 75 में बने थे ये, और 77 तक रहे। 75 में बंसीलाल रक्षा मंत्री बने, ये चीफ मिनिस्टर बने। अच्छा, तो उस समय तो ऐसा कहा जाता है कि बनारसी दास जी एक डमी मुख्यमंत्री थे,
और सारे देखो, फैसले तो वो बंसीलाल जी लेते थे। वो तो देखो, लोग तो जैसा कहेंगे सुनना ही पड़ेगा, परंतु वास्तव में क्या बात थी कि सुरेंद्र जी का हस्तक्षेप था, ज्यादा बंसीलाल जी का हस्तक्षेप इतना सुरेंद्र नहीं जी था। का हस्तक्षेप। सुरेंद्र जी का बड़ा हस्तक्षेप था, इस वजह से फिर आजाद ये इमरजेंसी जब घोषित हुई, तो इनको इस्तीफा क्यों देना पड़ा? इमरजेंसी लग गई, चुनाव हुआ, चुनाव हार गए। आर के साथ। सन 77 में बंसीलाल जी भी हार गए थे, बनारसी दास भी हार गए थे, चंद्रावती जीती थी बंसीलाल के खिलाफ 61,000 वोटों तो फिर ये उसके बाद ये लोक दल के साथ आ गए थे। से। फिर हार के बाद एक कमीशन बैठा बंसीलाल जी के खिलाफ, उसमें बनारसी दास गुप्ता ने गवाही दी इसके खिलाफ, बंसीलाल जी के खिलाफ गवाही दी और वो अरेस्ट हुए। अच्छा, जिसको हथकड़ी लगा के हाँ, गोरखनाथ जी जज होते थे जज होते और बनारसी उसको बंसीलाल को हथकड़ी लगा यहीं से वो दोस्ती दुश्मनी में वो बदल गई जी। अच्छा। उसके बाद ही इनके रास्ते अलग अलग। फिर देवलाल जी के साथ इनके संपर्क हुए, इन्होंने फिर चुनाव लड़ा, ये जीते, वित्त मंत्री बने, फिर चीफ मिनिस्टर बने, फिर चौटाला जी हावी हो गए, फिर ओम प्रकाश जी चौटाला, उन्होंने फिर इनको भी हटा दिया, खुद बने। वो तो 4-5 मुख्यमंत्री हाँ, बदल फिर हुकम सिंह बने, फिर ओम प्रकाश चौटाला बने, फिर गिर गई सरकार। इस तरह से वो नाटकबाजी होती रही। अच्छा, सरकार गिरी तो तब तो आप उनके साथ आ चुके थे उस दौरान? मैं तो इनके साथ तो पहले ही था। अच्छा, इनके साथ तो जिस दिन मुख्यमंत्री ये थे उस दिन भी आप साथ थे, मतलब सरकार गिरी? सरकार की हम तो यहाँ रहते थे जी, कोठी पे। अच्छा, इनके पिताजी तो उसी समय वो पुलिस हट गई होगी? हाँ, वो तो जब ही जी, इनके पिताजी जाते थे चंडीगढ़। ओम प्रकाश जी ओम प्रकाश भारद्वाज जी साथ रहते थे हमेशा? वो साथ, क्योंकि पिए थे ना वो तो। अच्छा, और मैं रहता था कोठी पे। अच्छा, क्योंकि मैं गवर्नमेंट का एम्प्लॉय था, लेक्चरर था मैं। दिन में पढ़ाते थे और बाकी टाइम बाकी वहाँ जाता था, फिर शाम को मेरे घर चला जाता था। अच्छा। लेकिन जो अंतरंग बातें होती थी ना, वो मेरे से छुपी हुई नहीं थी। अच्छा, नहीं, इनके पिताजी छुपाते थे। वो चौबे बंसीलाल के बारे में क्या कहते थे? वो उनकी बुराई नहीं करते थे जी। अच्छा, कभी नहीं की ना। हमें 1-2 प्रकरण छेड़ते ना तो कहते ही तुम्हारे काम की बात नहीं है। अच्छा। हाँ, छोड़ो इस बात को, जो बीत गई सो रात गई। अच्छा, छोड़ो उस बात को। उन्होंने कभी बंसीलाल की बुराई। उनके ऊपर एक बार हमला भी हुआ था ना? हाँ, अनाज मंडी में क्या था वो? गोली चली थी, एक उनके पाँव में गोली लगी थी ना? छाती में लगी थी जी। छाती में लगी थी? वो किसने चलवाई थी? बस ये तो नहीं कह सकते, लेकिन लोग बागों ने तो ये कहा था भी ओम प्रकाश चौटाला की देन है ये। वो तब मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी थे। से थे। परंतु बणियों का सम्मेलन था अनाज मंडी। क्या उन्होंने मुख्यमंत्री हटने से इनकार कर दिया था क्या? एक नहीं। और क्या था कि राजनीतिक बातें खुल के बाहर तो आती नहीं है, परंतु ओम प्रकाश चौटाला बाहर तो कहते थे इनको पिताजी हाथ लगाते थे पैरों को। अच्छा। और अंदर से इनको काटना। चौटाला साहब? चौटाला साहब तो बनारसी दास जी तो चौटाला साहब की तो कह देते होंगे ये ठीक आदमी नहीं है, ऐसी कोई बात? हाँ, वो तो खैर राजनीतिक रूप से तो सभा में भी कह देते थे वो, परंतु हम जब बैठते थे ना तो हमें पॉलिटिकल बातें करने के रोक देते थे। अच्छा, एक ऐसा दौर भी आया है जब बंसीलाल और बनारसी दास जी दोनों के बीच में दोस्ती हुई है बुढ़ापे में? नहीं हुई, कभी नहीं। ऐसा बिगड़ने के बाद भिवानी में ऐसी चर्चाएं भी हैं कि बंसीलाल जी उनको फोन करके पूछते थे कि टेलीफोन ठीक है क्या? नहीं, ऐसे बंसीलाल की पत्नी पूछती थी। अच्छा, बंसीलाल जब दोनों मुख्यमंत्री नहीं रहे राजनीति वो अपने घर थे ही, अपने घर थे। अच्छा। जब कोई ऐसी बात हो जाती तो बंसीलाल की पत्नी विद्या जी गुप्ता जी से बात कर लेते थे। अच्छा। और गुप्ता जी भी उसी किसे करते थे, और किसी महेंद्र जी आते थे, बंसीलाल जी के बड़े सुपुत्र। हाँ। रणबीर महेंद्रा बनारसी दास जी के घर आते थे जी। अच्छा। और मुझे भी बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं वो, हम साथ बैठते थे। तो जब उन दिनों टेलीफोन की बड़ी किल्लत होती थी, लोगों को गैस की बड़ी किल्लत होती थी, और ये क्योंकि ये राज्यसभा के MP हो गए थे तो वो चार्ज मेरे पास था कनेक्शन देने का। हाँ जी, गैस का भी। और सिफारिश लगती थी बहुत। महेंद्र जी ने कहा भी 5 कनेक्शन चाहिए, 3 गैस के और 2 टेलीफोन। मैंने कहा भी एक दूंगा। अच्छा। तो वो अपनी भाषा में बोले, भाई मैं बंसीलाल का बेटा महेंद्र बोलूँ। फोन किया उन्होंने ना, मेरे पास बैठे। महाचौधरी साहब मैं जानता हूँ, लेकिन है नहीं इतने कनेक्शन, बाबूजी से कहला दो मैं दे दूंगा। नहीं, मुझे तो पावर ये एक वो और एक वो। उन्होंने गुप्ता जी को कह दिया कनेक्शन चाहिए। गुप्ता जी बोले वो बैठे ले ले। बोला वो कहते एक दूंगा। बोला आपको थोड़ा नहीं इनकार करेगा। बोला मेरे कोई तो इनकार कर रहा है।
बोला तू कह दे। मैं वहाँ आए मेरे पास, भाई लावा तेरी किताब कटा से। और महेंद्र ने जी 3 कनेक्शन तो गैस के फाड़ लिए, 2 टेलीफोन के, एक कॉपी सी होती थी। हम ले दस्खत कर। हाँ जी मेरे दस्खत नहीं चलेंगे, बाबूजी के चलेंगे। ले तो करवा ले। मैं गया, मैं लो जी लेके आया। मैं जी वो महेंद्र ने फाड़ लिया। मैंने दे दी, कोई बात नहीं, मैं दस्खत कर दे। उन्होंने दस्खत कर दिए, मैंने लाके उनको कूपन दे दिए। फिर उन्होंने देख भाई मैं तेन जानूँ, तू भी मैंने जान ले, और मैं दोहराया कर। अच्छा। हाँ, मैं इतना निरानिरी जाट नहीं हूँ, मैं बहुत समझदार हूँ। महेंद्र जी उनके। हाँ हाँ, मैं बड़ियों में भी बैठता हूँ, समझ गया। तो मेरे पास आएगा। तो 1-2 बार हमारी मीटिंग हुई उनके साथ, स्वागतपूर्ण हुआ। अच्छा, उस दौर के जो राजनेता थे ईमानदार तो थे सभी। अच्छा। हमने किसी के बारे में ये नहीं सुना कि वो ये खा गया और वो ये खा गया। आज की तरह तो राजनीति थी ही नहीं पहले। आज तो एक व्यवसाय हो गया। मतलब कोठी पे बैठने वाले लोगों के बीच में ये बात नहीं होती थी माल नहीं, मतलब ही नहीं जी। अच्छा। इनकी जब पुस्तक लिखी मैंने, तो ये राज्यसभा के MP थे, हट गए थे बल्कि, और इनका 75वां जन्मदिन मनाना था तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली में। मैं इनके साथ था, मेरा ऑफिस था हरियाणा भवन दिल्ली में, कोपरनिक्स मार्ग पर। दिल्ली लगभग मेरे पास ही आते थे, और भी दूसरे सेठ से वो आते थे अपने काम। अच्छा। वहाँ भी अगर कोई बात इधर उधर की आती तो मुझे रोक देते थे। ऐसा नहीं, पैसे पैसे देने वाले लोग सूटकेस आए कल्चर थे। आए। अच्छा। लेकिन हमने मना कर दिया और वापस कर दिया। एक बार क्या हुआ, ये बताने की तो नहीं है, आउट ऑफ कोर्स है बात। दोस्तों, ये थे बनारसी दास गुप्ता जी के दौर की बातें। आज डॉक्टर साहब को कहीं जाना है, फिर हम जो इसका अगला हिस्सा है वो फिर किसी दिन लेके आएंगे, और बनारसी दास जी के दौर की काफ़ी बातें हम करेंगे। डॉक्टर साहब, आपने जो समय निकाला उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। ओके साहब, थैंक यू।